हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 24 फरवरी के लिए एक वायरल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी 2025 को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में इस पेपर का मैं पूरा आप लोगों को सोल्यूशन देने वाला हूँ, यानी पूरा हल करके बताऊँगा। और इसके बताए गए जितने भी क्वेश्चन, यानी इस पेपर में बताए गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी का मैं आंसर आप लोगों को देने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि पेपर का पैटर्न कैसे आएगा और इस वीडियो में जो पूरा पेपर है कैसे आप लोग 24 फरवरी को सॉल्व करोगे सबसे आसान तरीका से, ताकि आपका जो 100 में से स्टूडेंट 95% का आप स्कोर कर सको, 95 प्लस का आप स्कोर कर सको हिंदी में। तो आज की एक वीडियो में मैं सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस पूरा पेपर को मैं सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। पूरा आप लोग ऐसे ही स्टूडेंट 24 फरवरी को सॉल्व करना है और इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चंस को आंसर देना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 2025 का ये पेपर है। पेपर कोड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पेपर कोड आप देख सकते हैं 543 SY। ये आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगता है। किस डिस्ट्रिक्ट में लगा ये आप लोग कॉमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हिंदी का ये पेपर लगा था। ठीक है, हिंदी का ये पेपर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में अनुक्रमांक रहेगा, नाम रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में देखिए पूर्णांक आप लोगों का जो होता है 100 नंबर का पूर्णांक होता है। क्लास 12 हिंदी में 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। निर्देश दिया जाएगा यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट जो परीक्षार्थी हैं पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसमें है जो कि आपको एक खंड का और खंड खा दोनों आपको भाग मिलेगा। सबसे पहले खंड का से शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि 10 आपके एक प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे। 5 गद्य से दिए जाएंगे, 5 पद्य से, यानी 5 लेखक से रिलेटेड, 5 कवि से रिलेटेड आपके प्रश्न यहाँ पर दिए होंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना इन चारों में से कौन है, ये आप लोग बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों का ऑप्शन पूरा स्टूडेंट में बात करूं, पूरा पेपर का पैटर्न सेम टू सेम ऐसे ही पेपर का पैटर्न आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर खा नंबर, ऐसे ही आपका स्टूडेंट दिया जाएगा 24 फरवरी को। खा नंबर दिया हुआ है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक है। ये क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज में कवर कर चुका हूँ। जो हिंदी के हमारे स्टूडेंट हैं और रेगुलर हमारे चैनल पर वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा। तो सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक हैं स्टूडेंट, ये श्याम सुंदर दास जी हैं। लगभग मैं बात करूँ 1900 से लेकर स्टूडेंट 1903 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका की प्रथम संपादक रहे, यानी रचना की थी। उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक इसकी रचना की थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम संपादक की यहाँ पर बात हो रही है तो ये आपके श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, गा नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो माधुरी पत्रिका जो स्टूडेंट है ये द्विवेदी युग में बताई जा रही है। तो गा नंबर का आपका देखिए द्विवेदी युग करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बुक के हिसाब से राइट आंसर है। ठीक है, तो गा नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। घा नंबर देखिए कुटज निबंध संग्रह के लेखक है। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है आपको स्टूडेंट कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे। तो आपके हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो आपके घा नंबर का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया आपका आएगा। टाइम कम बचा है इसीलिए आपको जल्द से जल्द पूरा तैयारी करना पड़ेगा अच्छे से। चिंतामणि की गद्य विधा है। तो चिंतामणि की जो गद्य विधा है वो कौन सी हो जाएगा स्टूडेंट, निबंध हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। तो चिंतामणि जो विधा है स्टूडेंट ये निबंध विधा है। आचार्य जो कि रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है। ठीक है, चिंतामणि शायद। ठीक है, तो अड़ा नंबर का तीसरा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। विधा की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पद्य के 5 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें से हिंदी का प्राचीनतम यानी प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्राचीनतम और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, यानी का नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खा नंबर देखिए कबीर के गुरु का नाम था स्टूडेंट कौन था, रामानंद नाम थे जी। कबीर जी के गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, का नंबर है यहाँ पर
हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो किस काल को भैया श्रृंगार काल कहा जाता है? रीतिकाल को। ठीक है, हिंदी साहित्य में तो आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद में देखिए घ नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, इनमें से बताना है स्टूडेंट मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर स्टूडेंट दूसरा वाला त्रिपथमा, जो कि ये राइट आंसर हो जाएगा। घ नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अड़ नंबर क्वेश्चन, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष बताया जा रहा है स्टूडेंट, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा दूसरा वाला। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता दूँ, देखिए दूसरा सप्तक, पहला सप्तक का जो प्रकाशन हुआ ये आपका 1943 में, ठीक है, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में। ठीक है, तो ये तीनों जानकारी आपको दे दिया, क्योंकि क्वेश्चंस आपके तीनों टाइप के पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो ये तैयार जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस जो कि गद्य से थे मैंने बता दिया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो तीसरा पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी निम्नलिखित जो गद्यांश है इसके आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर 10 नंबर हमें दिया जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि 10 नंबर कैसे दिया जाएगा। देखिए आपका 5 प्रश्न होगा एक गद्यांश में, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। यानी जब आप एक प्रश्न का उत्तर जब देंगे, ठीक है, तब आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। पेपर में मैं बात करूँ तो 2 गद्यांश आपके पूछे जाते हैं। ये देखिए अथवा करके आपके 2 गद्यांश दिए होंगे और इनमें से केवल एक गद्यांश को सॉल्व करना है। इसमें जो ये गद्यांश दिया है, इसके जो बताए गए प्रश्न हैं गद्यांश के 5 प्रश्न होते हैं, इसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, पूरा गद्यांश आपका सॉल्व हो जाएगा और 10 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखा दूं कैसे सॉल्व करना है आपको। हालांकि मैंने कॉपी वाली वीडियोज में, काफ़ी सारी कॉपी वाली वीडियोज में बता रखा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट किस चैप्टर से लिया गया है, राष्ट्र की बात हो रही है। जहाँ पर 2-4 बार राष्ट्र पृथ्वी की बात हो, समझ जाइए कि राष्ट्र के स्वरूप के लिए चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्र राष्ट्र। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देखिए राष्ट्र 3 बार हो गया। पृथ्वी के बारे में मैं दिखा दूँ, पृथ्वी 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 पृथ्वी, माता भूमि। तो समझ जाइए भैया जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उससे लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो 2 नंबर आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि भैया आपने पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया, चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम कंफर्म है। उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, देखिए पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको स्टूडेंट, आपको नहीं आ रहा है तो आप यही लिख दीजिए, नहीं तो आ रहा है तो आपका जो कोई किताब में या जो बुक में या क्वेश्चन बैंक में दिया होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी इसका पूरा मीनिंग दिया जाता है, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इसका मीनिंग अच्छे से बता रखा है। आपको नहीं आता है तो यही उठाकर लिख दीजिएगा। कैसे लिखना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल या लेखक कहता है कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इतना लिख दोगे तो 1 नंबर तो आपका कंफर्म ही रहेगा। ठीक है, राइटिंग से लिख दोगे भैया, एग्जामिनर को अच्छा लग जाएगा, इंप्रेस कर दोगे तो भैया 2 नंबर भी कंफर्म आपका माना जाएगा। अब देखिए जो 3 प्रश्न दिए हुए स्टूडेंट, ये आपके देखिए 2 प्रश्न जो होता है वो कंपलसरी होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये चाहे आपका गद्यांश हो, ठीक है, ये चाहे गद्यांश हो आपका या आपका पद्यांश हो, दोनों में आपका ये पूछा जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं थोड़ा दिमाग आपका बता दूं, दिमाग लगवा दूं, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए पृथ्वी और जन दोनों समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आपका तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए 5वां क्वेश्चन कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा में प्राप्त करती है? तो देखिए जन के कारण, ठीक है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो यानी भैया पूरा जो प्रश्न दिया हुआ था, बस इसमें से आपका 2 प्रश्न जो कि काफ़ी अजीब था और जो पहली बार एक प्रकार से गद्यांश को नहीं हल करना जानते होंगे उनके लिए मुश्किल लगेगा, लेकिन मैंने कॉपी वाली वीडियो में इसको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताया कि कैसे आप लोगों को लिखना है कॉपी में, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया हुआ है,
ठीक है। मान लीजिए कि ऊपर वाले का आप नहीं हल कर सकते तो आप ये वाला हल कर लीजिएगा कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो गया, इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हस्तभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। ये है, इसके 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो 2 प्रश्न है चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम। तो चैप्टर का नाम भैया है इसके अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल चैप्टर का नाम है। और इसके जो एक प्रकार से लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके सही राइट आंसर हो जाएंगे। तो 2 नंबर इस पर भी पक्का हो जाएगा। अब देखिए रेखांकित अंश की जो व्याख्या, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है तो भैया इसमें देखा जाए तो रेखांकित अंश की व्याख्या तो पूरा है, तो पूरे का आप लिख दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, कोई गलत नहीं है, आप इस तरह से लिखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हस्तभाग, यानी पूरा लिख दीजिएगा स्टूडेंट, कोई इशू नहीं है। 2 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा क्योंकि आपने मेहनत किया है। जब लिखोगे नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब आप मेहनत किए रहोगे आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बाकी का जो 3 प्रश्न है स्टूडेंट, मैं भी ये सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है पेपर में। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि वस्तु या देखिए प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से बताना है भैया, क्योंकि यहाँ पर लेखक ने क्या ये तो कुछ नहीं पता है। देखिए यहाँ पर देखिए पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हस्तभाग समझने में कोई विशेष रस मिलता है। तो लेखक ने कहा है, इस तरह से कहना है कि लेखक ने कहा है। ठीक है, शुरुआत में आपको ये पॉइंट लिखना है, फिर यही वाला हटाकर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का जो 2 प्रश्न दिए हुए हैं इसका भी आंसर आप लोगों को इसी में मिलेगा। ठीक है, तो आराम से देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी निम्नलिखित जो पद्यांश हैं इसके आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अब पद्यांश की मैं बात करूं तो पेपर में ये भी 2 पद्यांश आपके दिए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए पेपर में कितने 2 पद्यांश दिए जाते हैं और इनमें भी 5-5 प्रश्न दिए होते हैं, यानी एक पद्यांश में आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये 5 प्रश्न है ना। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इस चैप्टर के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है तो मैं बता देता हूँ, केकई का अनुताप चैप्टर से लिया गया है। केकई का अनुताप चैप्टर से लिया गया है। इसके जो कवि हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी रेखांकित अंश की व्याख्या दिया हुआ है कि जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कर उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो यहाँ से लेकर भैया यहाँ तक जो पूरा लिखा है ना इसका व्याख्या कर दीजिए, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने ऑलरेडी इसका व्याख्या कर रखा है। तो आपको भी व्याख्या करना है अच्छे से किताब से देखकर। ठीक है, कर लीजिएगा, 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। यानी सेम प्रोसेस है, आपके 5 प्रश्न होंगे यहाँ पर भी और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। टोटल 10 नंबर आपको इस पद्यांश में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या तो दिया हुआ। अब बाकी का जो 3 प्रश्न स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना कि केकई स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, तो इसके बारे में आपको बताना है स्टूडेंट कि केकई जी जो कि स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अथवा करके, ये देखिए अथवा करके देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दिखा देता हूँ कि कोई क्लांत, देखिए कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अब ये किस चैप्टर से लिया गया, पवन दूतिका। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था भैया, कंपलसरी होता ना, मैंने गद्यांश में ही बताया था। इसका जो पहला चैप्टर का नाम है पवन दूतिका। पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया। इसके जो कवि हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी एक क्वेश्चन और दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसी का पूरा अर्थ बताना है। बाकी का जो 3 प्रश्न है इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, टोटल आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पेपर में आपको एक ही करना है, तो जो आप लोगों को दोनों में से पद्यांश अच्छा लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाए। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस बार जो 24 फरवरी को स्टूडेंट आने वाला है, ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। 5 नंबर का आपका ये दिया होता है। ठीक है, जीवन परिचय
लेखक की मैं बात करूं तो आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये तीनों जीवन परिचय को तैयार कर लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं स्टूडेंट, इससे बाहर आप लोगों का एक भी नहीं आएगा। जीवन परिचय का वीडियो चाहिए आप लोगों को हमारे चैनल पर विजिट करने हैं, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, तीनों वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कि ये एक कवि का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का क्या करना है, उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में आपको करना है। ठीक है, 80 शब्दों में आपको यहाँ पर कितने नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर। अब कौन कौन सा है देखिए, सबसे पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत जी और तीसरा है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो ये कवि का जीवन परिचय जो कि इस बार 24 फरवरी को हिंदी स्टूडेंट कन्फर्म है ये आएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि ये तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि भैया हिंदी में एक प्रकार से हमें सभी स्टूडेंट को 95% दिलाना है। तो 95% आप लोगों को चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको करना है। 5 नंबर का होता है, हर साल पेपर में आता है। अथवा करके दिया हुआ है कि पंचलाइट या ध्रुवरात्रा कहानी के तत्व को लिखिए। ठीक है, तो ये इन सभी पर भी वीडियो बना दिया है, जैसे पंचलाइट, गोदन वाला बहादुर के ऊपर, पंचलाइट या ध्रुवरात्रा। यानी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन करना पेपर में एक है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर 5 नंबर देगा। ठीक है, सभी पर वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट करोगे मिल जाएगा। ठीक है, या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि पंचलाइट कहानी का सारांश बाय शिवम स्टडी नॉलेज वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, और अधिकतम शब्द सीमा कितने, 80 शब्दों में आपको ये करना होगा। 80 शब्दों में आपको लिखना होगा। और जो खंडकाव्य होता है स्टूडेंट, ये जिला वाइज होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में खंडकाव्य लगता है उसी को तैयार करना है, बाहरी कोई आप खंडकाव्य नहीं तैयार करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, किसी के डिस्ट्रिक्ट में मुक्तिया के खंडकाव्य लगता है, किसी के में सत्य की जीत, किसी में रश्मग्रथी, ठीक है, या किसी में आलोकवृत्त, या किसी में आपके त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार। ठीक है, तो अलग अलग खंडकाव्य अलग अलग जिलों में लगता है। जो आपके जिले में खंडकाव्य लगता है, जैसे मैं बात करूँ स्टूडेंट, एक खंडकाव्य लगभग 10 से 12 जिलों में आपका लगता है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का खंडकाव्य केवल उसी को तैयार करना, सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, तो जाकर देख लीजिए चैनल पर। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब आ चुका है खंड खा। यहाँ पर देखिए खंड खा में, जो कि अब हमें यहाँ से हिंदी व्याकरण के सारे भाग स्टार्ट हो जाते हैं, हिंदी व्याकरण के सारे प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितने 50 नंबर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सात संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर दिया जाएगा। और पेपर में बात करूँ तो 2 आपके संस्कृत के गद्यांश दिए होते हैं पेपर में, इन दोनों में से। ठीक है, केवल एक ही गद्यांश को हल करना है। इसमें क्या करना है आपको मैं बता दूं, संदर्भ लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अनुवाद करना है, ये संस्कृत में है ना, इसका पूरा हिंदी में अर्थ बता दीजिए, मीनिंग बता दीजिए, ट्रांसलेशन कर दीजिए संस्कृत टू हिंदी। तो 5 नंबर इसमें भी दे दिया जाएगा। चैप्टर का नाम के लिए संदर्भ जरूरी, तो मैं बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है नित्य जातकम, जो कि किससे, जातक कथा से साल लिया गया चैप्टर। ठीक है, नित्य जातकम, जातक कथा वाला। अथवा करके दिया हुआ है, जो ये वाला आप कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए सबसे ज़्यादा कठिन जो होता है, काफ़ी स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो अनुवाद करना, यानी उसका हिंदी में अर्थ बताना। तो यही में आप लोग परेशान होते हैं। तो जो आप क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट, जैसे आपका जातक कथा, महर्षि दयानंद, पंचशील सिद्धांता और संस्कृत भाषा या महत्व के 5-5 गद्यांश को भी आप पढ़ लोगे तो इनफ रहेगा, और वही पेपर में आएगा। देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, आप लोगों को अनुवाद करना आना चाहिए। अब ये देखिए जो दूसरा वाला लिया है, ये आपका भोजस्व दार्यम से लिया गया है, भोजस्व दार्यम चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। देखिए संदर्भ आपका तो बहुत आसान है कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत भाग से लिया, इस चैप्टर से लिया गया है। खा नंबर में देखिए स्टूडेंट, खा नंबर में है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का सात संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर इस पर भी दिया जाएगा आपको। ठीक है, और पेपर में क्या है, 2 दिए होते हैं अथवा करके। ये देखिए
अथवा करके पेपर में आपका 2 दिया होता है, केवल इनमें से एक ही आपको सॉल्व करना है, इसमें बताए गए क्वेश्चंस को आपको हल करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, पद्यांश कह लीजिए या इसको आप श्लोक भी कह सकते हैं। संदर्भ के लिए 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 नंबर। चैप्टर के नाम के लिए संदर्भ जरूरी, तो मैं बता देता हूँ आपका ये जो आपका पहला वाला है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति दीपताम, ये लिया गया आपका सुभाषित रत्नानि चैप्टर से। ठीक है, सुभाषित रत्नानि। फिर अथवा करके जो दिया हुआ ये वाला जयानति महाभागा, ठीक है, ये लिया है महामना मालवीय से, महामना, ठीक है, मालवीय चैप्टर से लिया गया है। तो पेपर में केवल एक ही करना है, आप लोग इतना तो जानते ही हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। देखिए जो आपका सुभाषित रत्नानि चैप्टर है स्टूडेंट, सुभाषित रत्नानि, इससे हर साल आपका एक ना एक श्लोक देखने को मिलेगा। एक नया साहित्यिक है हिंदी में जो है ऐड हुआ है चैप्टर ऋतुवर्णनम। ठीक है, इसके भी सभी जो श्लोक को पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में आएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सब प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, तो मैंने काफ़ी बार आप लोगों को संस्कृत में इसका उत्तर देकर बताया है। 4 में से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा? आपका जो चैप्टर है संस्कृत भाषायां महत्वम, भोजस्सुधारयन्, पंचशील सिद्धांता, महामना मालवीय, महर्षि दयानंद। ठीक है, ये इन्हीं चैप्टर से ये सभी प्रश्न बनते हैं और इसका आंसर आपका होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है कि करुण रस अथवा वियोग रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा। खा नंबर में है कि रूपक अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, यहाँ पर भी 2 नंबर आपको दिया जाएगा। गा नंबर में है कि कुंडलिया अथवा सोरठा छंद का लक्षणीय उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा नोटिस करेंगे तो अथवा लगा है। ठीक है, तीनों में अथवा लगा है, तो इनमें से केवल एक कोई करना। जैसे मान लीजिए कि करुण रस का आपको परिभाषा आता है, तो करुण रस वाला आप कर लीजिए, परिभाषा दे दीजिए, इसका उदाहरण दे दीजिए। 1 नंबर आपको परिभाषा के लिए और 1 नंबर इसके उदाहरण के लिए आपको दे दिया जाएगा। सेम प्रोसेस है, रस छंद अलंकार के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे खंड का जो आपके ऐसे स्टूडेंट रस छंद अलंकार है जो पेपर में आते हैं, तो पेपर वाला इग्नोर मत कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। अब वो कौन सा टॉपिक है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से केवल एक के बारे में खंड का आपको वो लिखना है, सॉरी स्टूडेंट, निबंध लिखना है। देखिए पहला है महिला आरक्षण की सार्थकता के ऊपर, दूसरा है बाढ़ की समस्या कारण और निवारण, तीसरा है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और चौथा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये चारों के ऊपर निबंध आपको चैनल पर मिल जाएगा स्टूडेंट, मैंने निबंध सभी पर बनाया हुआ है, आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि पेपर में आएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन पहला है कि तद प्लस चोर की संधि होगी, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका घ वाला हो जाएगा। ठीक है, 3 संधि आपका आता है 1-1 नंबर का, तो आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें घ वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा ग वाला, सत प्लस जन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तीसरा है नैनम का संधि विच्छेद, तो ने धन अनम हो जाएगा का वाला। ऐसे ही आप लोगों को उत्तर देना रहेगा, 3 संधि होगा 3 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं खा नंबर क्वेश्चन। देखिए खा नंबर का पहला क्वेश्चन कि प्रतिग्राह में समास है, तो प्रतिग्राह में जो समास है 1 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट अविभाव समास, बिल्कुल सही बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा वाला घनश्याम में समास कौन सा हो जाएगा? तो आपका कर्मधारण समास हो जाएगा घनश्याम में। ठीक है, तो आपका समास एक समास इस तरह से और पूछा जाता है कि आपको समास का नाम लिखना है, यानी विग्रह समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। 3 दिए होंगे, पेपर में एक ही करना रहेगा, तो वो वाला भी आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे पेपर में सॉल्व करना बताया जाए। 13 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि श्रीमती शब्द में प्रत्यय है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों में से बताना है, तो श्रीमती शब्द में जो आपका का वाला बताया जा रहा है मतुप प्रत्यय हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा है मतिमान शब्द में प्रत्यय, तो आपका खा हो जाएगा मतुप, यानी दोनों में भैया मतुप हो जाएगा राइट आंसर, और प्रत्यय वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा यहाँ पे देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 2 नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 3। ठीक है, जैसा कि मैं ये वाला कर लेता हूँ स्टूडेंट, पहला वाला कि विद्यालय परित उदानम अस्ति उदयानम मस्ति। ठीक है, तो विद्यालय के चारों ओर क्या है? बगीचा एक प्रकार से बताया जा रहा है, और इनमें से जो विभक्ति हो जाएगी द्वितीय विभक्ति।
ठीक है। इसमें जो नियम यानी सूत्र हो जाएगा अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे वृक्षाण पुष्पाण संति, ठीक है, ग्राम प्रता क्षेत्राण संति, तो ये सब ऐसा ही आपका दिया जाएगा पेपर में। केवल एक ही करना होगा, नियम सूत्र यानी नियम, और आपको विभक्ति के बारे में बताना होगा, उसका हिंदी में अर्थ बता दीजिए। 2 नंबर दिया जाएगा। 14 नंबर देखिए कि किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के लिए रिक्त पद पर नियुक्ति है तो विद्यालय के प्रधाना या प्रबंधक या प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 8 नंबर का पत्र आता है, अथवा करके दिया हुआ है कि अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये आपका 2 दिया हुआ है कि नहीं, एक टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है स्टूडेंट, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पत्र लिखना आपको आना चाहिए। मैंने वीडियो काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं आपको और लेकर आऊँगा। पत्र कैसे लिखना है, पत्र के ऊपर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही था। ये पेपर सॉल्व करके बता दिया है। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी स्टूडेंट फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ और इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देता हूँ। और कुछ आप लोग हमसे पर्सनल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की ID दी हुई है, फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।